नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले मामले पर बात करेंगे। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला। जी। और इसमें हाल ही में कर्नाटक के एक पूर्व विधायक शिकार हुए हैं। हाँ, और उन्होंने करीब 31 लाख रुपए गंवा दिए। ये जानकारी हमें हाल की न्यूज रिपोर्ट से मिली है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई कोई अनुभवी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में रहा हो वो इतने शातिर ऑनलाइन जाल में फंस कैसे गया? मतलब जालसाजों के तरीके क्या इतने विश्वसनीय थे? यही समझने वाली बात है इसमें। आइए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। जरा इसे खोल कर समझते हैं कि हुआ क्या। तो कहानी शुरू हुई 12 अगस्त को। पूर्व विधायक जी को एक कॉल आया, अनजान नंबर से। हाँ, और कॉल करने वालों ने खुद को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताया। सीधे सीधे। अच्छा, बड़े संस्थानों का नाम। बिल्कुल। और उन पर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगाया, साथ में कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। यहीं से वो दबाव बनाना शुरू करते हैं। हाँ। मनोवैज्ञानिक खेल। हाँ। फिर उन्हें बताया गया कि वो डिजिटल गिरफ्तारी में है। डिजिटल गिरफ्तारी, ये क्या मतलब हुआ इसका? मतलब उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लगातार निगरानी में रखा गया। अरे बाप रे, मतलब हर समय कोई देख रहा है? जी, जरा सोचिए वो मानसिक दबाव कितना ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये तो मतलब तकनीक का गलत इस्तेमाल है डराने धमकाने के लिए। लगातार निगरानी, सोचने समझने की शक्ति ही कम हो जाती होगी। सही कहा। और ये तो बस शुरुआत थी, बात यही नहीं रुकी। इसके बाद और क्या हुआ? धोखाधड़ी का अगला लेवल देखिए। जालसाजों ने बाकायदा एक नकली वर्चुअल कोर्टरूम तैयार किया था। क्या? वर्चुअल कोर्टरूम वीडियो कॉल पर? हाँ, वीडियो कॉल पर। उसमें नकली जज बैठे थे, नकली वरिष्ठ अधिकारी थे। ओहो। उनके पास नकली आईडी कार्ड थे, यहाँ तक कि नकली गिरफ्तारी वारंट भी दिखा रहे थे। ये तो मतलब पूरा फिल्मी सेटअप लगता है। इतना सब होने पर भी शक नहीं हुआ? यही तो बात है। शायद सामान्य हालात में शक होता भी, पर यहाँ जैसा आपने कहा वो डर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अथॉरिटी बायस जिसे कहते हैं। जब कोई सीबीआई, ईडी का नाम ले, नकली वर्दी या आईडी दिखाए तो आदमी घबरा जाता है। और ऊपर से वो नकली कोर्टरूम का ड्रामा। तो पीड़ित की जो तर्क करने की क्षमता है उस पर डर हावी हो गया होगा। बिल्कुल, उन्हें यकीन दिला दिया गया कि सब असली है। और इसी माहौल में फिर पैसों की मांग की गई होगी। हाँ, बिल्कुल। उनसे कहा गया कि जांच प्रक्रिया के लिए एक रिफंडेबल डिपॉजिट जमा करना होगा। आ गया वही रिफंडेबल वाला झांसा। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं क्लासिक मनोवैज्ञानिक चाल है। एक तो डर और जल्दी का माहौल बनाया, हाँ, और फिर ये रिफंडेबल शब्द सुनकर लगता है कि चलो पैसा तो वापस आ ही जाएगा, सहयोग कर देते हैं। सही। तो पीड़ित को लगा होगा कि वो स्थिति संभाल रहे हैं या मदद कर रहे हैं, जबकि असल में वो और गहरे फंसते जा रहे थे। पहले उनसे करीब 11 लाख रुपए, 10,99,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। और फिर 20 लाख रुपए और। बाप रे, कुल मिलाकर 31 लाख रुपए का नुकसान। बहुत बड़ी रकम है। और ये सब करीब एक हफ्ते तक चला। एक हफ्ता लगातार इस दबाव में। हाँ, आखिर में जब पूर्व विधायक ने अपने परिवार से हिम्मत करके बात की, तब उन्हें समझ आया कि अरे ये तो धोखा हो गया। तब जाकर एहसास हुआ। जी। फिर 6 सितंबर को उन्होंने बिदर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, मनी ट्रेल वगैरह देख रही होगी। देखिए, ये घटना अपने आप में अकेली नहीं है, और यही बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। सही। पूरे भारत में ये डिजिटल अरेस्ट वाले मामले बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग लोग, पेशेवर, यहाँ तक कि पढ़े लिखे रिटायर्ड रक्षा अधिकारी तक। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, रिटायर्ड अधिकारी भी फंसे हैं। जी। वो भी इसका शिकार हुए हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि साइबर अपराधी कितने शातिर हो गए हैं। वो अब सिर्फ तकनीकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाते, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान के साथ खेलते हैं। डर, भरोसा, जल्दबाजी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख क्या लेनी चाहिए आम लोगों को? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कोई भी सरकारी जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, कोई भी, हाँ, वो कभी भी व्हाट्सएप पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। ना ही व्हाट्सएप पर कोई कोर्ट की सुनवाई होती है। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। और सबसे अहम, जांच के दौरान वो कभी भी आपसे पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहेंगे। कभी नहीं। ठीक है, मतलब पैसे मांगने की बात आए तो समझो गड़बड़ है। बिल्कुल, ऐसी कोई भी मांग या धमकी पूरी तरह से फर्जी है, 100%। तो अगर किसी को ऐसा कॉल या मैसेज आए तो क्या करना चाहिए? तुरंत सतर्क हो जाइए, घबराइए मत, और इसे फौरन रिपोर्ट कीजिए। साइबर हेल्पलाइन है 1930। 1930, ओके। या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, मतलब साफ है, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। बिल्कुल।
निष्कर्ष यही निकलता है कि ये घोटाले बहुत जटिल हो सकते हैं और कोई भी, चाहे कितना भी अनुभवी या पढ़ा लिखा क्यों ना हो, इनका निशाना बन सकता है। ये घटना फिर से इस बात पर जोर देती है कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो आधिकारिक लगे, खासकर जिसमें पैसे या गंभीर आरोप हों, हाँ, उसे स्वतंत्र रूप से वेरीफाई करना, मतलब जांचना परखना बहुत जरूरी है। किसी और सोर्स से कंफर्म करें। सही कहा। ये हमारी डिजिटल साक्षरता पर भी सवाल उठाता है ना, कि हम कितनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल, जानकारी को क्रॉस चेक करने की आदत डालनी होगी। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि जिस तरह से धोखेबाज एक पूरी नकली ऑनलाइन दुनिया इतनी असली बना देते हैं, तो कोई व्यक्ति उस दबाव के पल में असली अधिकार और इस डिजिटल भ्रम के बीच फर्क कैसे करे, खुद को कैसे तैयार रखे। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। शायद जागरूकता और थोड़ी सी शांति कि एकदम से रिएक्ट ना करें। हाँ, शायद थोड़ा रुककर सोचना ये जरूरी है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।